वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर जो कि है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स आज हम पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो कि एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर होती है वो किस तरीके से होती है और क्या क्या स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो जितने भी हमारे सारे एनिमल्स हैं वो सब अपने फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड करते हैं। और प्लांट अपना फूड कैसे लेते हैं? प्लांट एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस और उससे वो अपना फूड बनाते हैं। प्लांट किसी से अपना फूड लेते नहीं है, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना लेते हैं उनको ऑटोट्रोप्स, और हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। जितने भी एनिमल्स हैं वो सब दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रोप्स। यानी प्लांट जो हैं वो अपना खाना खुद बना लेंगे सनलाइट का और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, इसलिए प्लांट्स को बोलते हैं हम ऑटोट्रोप्स। और हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, तो हम आते हैं हेटेरोट्रोप्स में। जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी एनिमल्स हेटेरोट्रोप्स हैं, और जितने भी सारे प्लांट्स हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स हमारे ऑटोट्रोप्स हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में कई सारे स्टेप आते हैं जिसमें कुछ स्टेप फिजिकल प्रोसेस होती है और कुछ स्टेप में केमिकल प्रोसेस होती है, और दोनों को मिलाकर जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारी फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, जिसके अंदर जो ग्रीन प्लांट है वो लाइट एनर्जी का यूज करते हैं और उससे अपने लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्लांट अपने लिए फूड बनाते हैं और यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज। तो प्लांट फूड में अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज बनाने के लिए उन्हें लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। और इस सारी प्रोसेस को, फूड बनाने की प्रोसेस को सनलाइट को यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, इस सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट है हमारे ऑटोट्रोप्स। ये अपना खाना खुद बना लेंगे लाइट एनर्जी का यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके। और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो इन प्लांट्स पर डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए। जैसे जितने भी सारे एनिमल्स हैं जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली प्लांट को खा लेंगे। जो हमारे ओमनीवोर्स एनिमल हैं वो हमारे प्लांट्स को भी खा लेते हैं और हमारे एनिमल्स को भी खा लेंगे, जो फ्लैश खाएंगे दूसरे एनिमल्स का। लेकिन जो हमारे कार्निवोर्स हैं वो भी इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए। और प्लांट्स एनर्जी किससे ले रहे हैं? सन से। तो जो हमारा सन है, जो सूरज है, वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। जो अर्थ पर लाइफ है वो हमारे सन की वजह से है। सन से प्लांट ने एनर्जी ली और प्लांट ने उस एनर्जी को ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए यूज कर दिया, ग्लूकोज बनाया, और वो ग्लूकोज को दूसरे एनिमल्स ने खा लिया और ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होती चली गई। तो प्लांट क्या है? प्लांट बेसिस है लाइफ ऑन अर्थ का। अर्थ पे जो लाइफ है वो प्लांट की वजह से है, क्योंकि सबसे पहले जो खाना बनाते हैं वो प्लांट्स बनाते हैं। सन से जो लाइट आई उस लाइट को फूड में कन्वर्ट करने का काम, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम हमारा प्लांट्स का है। तो अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। तो जितनी भी सारी हमारी लिविंग फॉर्म है वो सब अपनी एनर्जी के लिए सनलाइट पे डिपेंड कर रही हैं, क्योंकि प्लांट सनलाइट पे डिपेंड कर रहे हैं और प्लांट पे फिर सारे एनिमल्स डिपेंड कर रहे हैं। सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो प्लांट सनलाइट पे और प्लांट्स पे फिर सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहे हैं। तो अल्टीमेट सोर्स क्या हो गया एनर्जी का? वो सनलाइट हो गई। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे तो सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं कोई भी खाना अपना वो खा नहीं पाएगा और सब मर जाएंगे। तो अब बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्या क्या इंपोर्टेंस है? पहली इंपोर्टेंस आती है, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। जितना भी अर्थ पर फूड बनता है वो सबसे पहले जो फूड बनता है वो फोटोसिंथेसिस से बनता है। इसीलिए प्लांट को हम प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो सबसे पहले खाना बनाते हैं और इन्हीं प्लांट्स को खाकर फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म हमारे जिंदा रहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड। जितना भी फूड अर्थ पे बन रहा है वो फूड सबसे पहले कौन बनाता है? हमारे प्लांट्स बनाते हैं। सनलाइट आई और उस सनलाइट को सबसे पहले फूड में कन्वर्ट कौन करते हैं? हमारे प्लांट करते हैं। और प्लांट ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्योंकि प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से एक तो फूड बनता है और दूसरी चीज ऑक्सीजन इवॉल्व होती है।
जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, जो O2 है, जिसको हम सांस लेते हैं, जो हमारे अंदर खर्च होती है सांस लेने में, वो ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में प्लांट्स की वजह से ही है। और प्लांट्स ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो जो पानी का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल, उसमें से ऑक्सीजन हमारी टूट जाती है। जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो 2 H+ में और एक O2 में टूट जाता है। तो यहाँ से जो ये ऑक्सीजन निकलेगी, ये ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर देंगे, जिससे कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर में जितनी भी ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस से आ रही है। और जो प्राइमरी फूड जो बन रहा है, जो सबसे पहले फूड बन रहा है सनलाइट का यूज करके, वो भी फोटोसिंथेसिस से बन रहा है। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट रिलेटेड विद द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए और कैसे पता चला कि फोटोसिंथेसिस कैसे कैसे होती है, क्या चीजें जरूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस में क्या चीज कंज्यूम होती है, क्या चीज इवॉल्व होती है, वो सारी चीजें इन एक्सपेरिमेंट में हमारी पता चलेंगी। सबसे पहला हमारा एक्सपेरिमेंट आता है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक वेरीगेटेड लीफ लेते हैं, वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं, जो कि आधी हमारी ब्लैक पेपर से कवर्ड है लीफ। आधी लीफ जो है, एक लीफ ली, एक लीफ आधी हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दी, और ब्लैक पेपर से कवर करने से क्या हुआ, ये हमारा प्लांट है, इसमें आधी लीफ को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। अब ब्लैक पेपर से कवर करने से क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है वो सनलाइट को एक्सपोज नहीं होगा, इस पार्ट पे सनलाइट नहीं पड़ेगी, और इस पार्ट पे सनलाइट नहीं पड़ेगी तो इस पार्ट पर हमारा स्टार्च नहीं बनेगा। प्लांट के अंदर जो फूड बनता है वो तो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, लेकिन उस फूड को प्लांट अपने अंदर स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च की फॉर्म में प्लांट अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं। फोटोसिंथेसिस होकर तो ग्लूकोज बनेगा, लेकिन वो ग्लूकोज स्टोर होगा स्टार्च की फॉर्म में। तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में हम एक लीफ को लेते हैं, जिसको आधी लीफ को ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे। ब्लैक पेपर से इसलिए कवर करा है कि कोई सनलाइट इस आधी लीफ पे सनलाइट पड़े, आधी लीफ पे नहीं पड़े। अब इस प्लांट को थोड़ी देर सनलाइट में रखा, फिर इससे इतना पार्ट इस प्लांट का कट कर दिया। एक लीफ को जिसको हमने ब्लैक पेपर से कवर किया था, उस लीफ को अब तोड़ लेंगे। अब उस लीफ को पहले हम एल्कोहल के अंदर डालेंगे। एल्कोहल के अंदर डालने से जितनी भी ये क्लोरोफिल था लीफ का वो खत्म हो जाएगा। अब हमारी लीफ पूरी वाइट कलर की हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी। अब इस लीफ के ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, और आयोडीन सॉल्यूशन डालने से जो ये वाला पार्ट होता है लीफ का, जो हमने कवर नहीं करा था, वो वाला पार्ट हमारा ब्लू कलर का हो जाता है, और जो हमने कवर किया था ब्लैक पेपर से वो ब्लू कलर का नहीं होता। अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालने से ब्लू कलर आ जाता है लीफ पर, तो इसका मतलब है कि लीफ के अंदर स्टार्च बना है, क्योंकि आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करके एक ब्लू कलर का कंपाउंड बनाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर स्टार्च बना होगा प्लांट के अंदर, तो इसका मतलब ग्लूकोज बना होगा। ग्लूकोज बना होगा तो फोटोसिंथेसिस हुई होगी। अगर लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई है तो स्टार्च बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से स्टार्च बनेगा, और स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर का कंपाउंड बनाएगा। जो आधा पार्ट है लीफ का वही ब्लू कलर का कंपाउंड देता है, और जो आधा पार्ट था जो हमने ब्लैक पेपर से कवर किया था वो हमारा ब्लू कलर का कंपाउंड नहीं बनाता। तो इससे पता चलता है कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस है वो बस सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, और बस ग्रीन पार्ट में होती है, ग्रीन पार्ट में होती है, और बस सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। क्योंकि जिस पार्ट पे सनलाइट नहीं पड़ेगी उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ग्लूकोज नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा, और स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च बना ही नहीं। तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में होगी और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होगी। अगर सनलाइट नहीं है तो हमारी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और अगर ग्रीन पार्ट नहीं है प्लांट के पास तो वो प्लांट हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट है, प्लांट को CO2 की जरूरत है फोटोसिंथेसिस करने के लिए या नहीं है। इसमें हम एक प्लांट लेते हैं, और इस प्लांट में जैसे यहां पर दिख रहा है, इस प्लांट में एक आधी जो लीफ है, इस लीफ को इस बोतल के अंदर रख दिया, और इस बोतल के अंदर है KOH। अब जो KOH है, इस बोतल के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड KOH से रिएक्ट करने के बाद ये बना लेगी हमारी K2CO3 और H2। तो
इसके अंदर जो KOH है, यहाँ पर थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड होगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड खर्च हो जाएगी K2CO3 बनाने में। इससे क्या होगा कि जो हमारा ये जो हमने वेसल्स लिया है इसके अंदर कोई भी हमें CO2 नहीं मिलेगी। अगर कोई भी CO2 नहीं होगी इसके अंदर, अब हम इस प्लांट के अंदर देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होगी क्या नहीं होगी। हमने क्या करा है, इस प्लांट की आधी लीफ को इस बोतल के अंदर रखा है और इस बोतल, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि CO2 जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं। तो हमने आधी जो लीफ है प्लांट की उसको बोतल के अंदर रखा और यहाँ पर KOH का सॉल्यूशन डाल दिया। और KOH का सॉल्यूशन डालने का फायदा ये हुआ कि इस जगह की जितनी भी CO2 थी वो सारी CO2 खर्च हो गई K2CO3 बनाने में और वाटर बनाने में। तो अब बोतल के अंदर बिल्कुल भी CO2 नहीं है, बोतल के अंदर बिल्कुल भी CO2 नहीं है, लेकिन लाइट आ सकती है और ग्रीन पार्ट भी है प्लांट का। अब इस प्लांट को सनलाइट में ले जाकर देखा और इस प्लांट ने हमारी फोटोसिंथेसिस करी। अब इस लीफ को हमने तोड़कर देखा और इसको फिर आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो जो पार्ट बोतल से बाहर था उस पार्ट पे तो ब्लू कलर का कलर आया। आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डाला, यहाँ पर स्टार्च बनाए। जो पार्ट बोतल के अंदर था उस पार्ट पर कोई ब्लू कलर का कलर नहीं आया। हमने लाइट भी दी और ग्रीन भी था ये पार्ट प्लांट का, फिर भी यहाँ पर ब्लू कलर का कलर नहीं आया क्योंकि इस पार्ट को CO2 नहीं मिली। और CO2 क्यों नहीं मिली, क्योंकि अंदर की जितनी भी CO2 थी वो KOH ने खत्म कर दी। KOH ने उस CO2 का K2CO3 बना दिया। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से, इससे पता चलता है कि जो CO2 है वो भी उतनी ही जरूरी है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए जितना वाटर और ग्रीन पार्ट है प्लांट का। ठीक है, इस पार्ट में हमें क्या पता चल रहा है कि एक लीफ को लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा और KOH से, कॉटन से हमने उसको बंद कर दिया जिससे कि जो अंदर वाला पार्ट है उसके अंदर कोई भी CO2 ना रहे। KOH ने सारी CO2 को सोख लिया, सारी CO2 सोख के K2CO3 बना लिया और वाटर बना लिया। KOH ने सारी CO2 को CO2 के साथ रिएक्ट करके ये सब बना लिया। अब इससे क्या हुआ कि दूसरी वाली जो लीफ है, आधी जो लीफ है उसको बाहर रखा और जो बाहर वाली लीफ थी उसने फोटोसिंथेसिस करी, अंदर वाली लीफ ने फोटोसिंथेसिस नहीं करी। तो इससे पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी इंपॉर्टेंस लाइट की है, जितनी इंपॉर्टेंस ग्रीन पार्ट की है प्लांट के। ग्रीन पार्ट को बोलते हैं क्लोरोफिल। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट बाय जोसेफ प्रिस्टले। 1770 में ये एक्सपेरिमेंट किया था हमारे जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले हमारे साइंटिस्ट हैं और ये देखना चाह रहे थे कि ग्रीन प्लांट की ग्रोथ करने के लिए एयर का क्या रोल रहता है, एयर क्या रोल करती है। ये भी बोल सकते हैं कि इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था 1774 में। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना ये वाली लाइन को कि जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था 1774 में। अच्छा, इन्होंने करा क्या था कि इन्होंने एक ऐसे जार लिया, ये वाला जार, इस जार के अंदर इन्होंने माइस को रखा और कैंडल को रखा और कैंडल को ऐसे जला दिया। थोड़ी देर बाद माइस जो था वो सफोगेट होकर मर गया और कैंडल भी हमारी बुझ गई। कैंडल भी बुझ गई और माइस भी मर गया। लेकिन इसी सेम एक्सपेरिमेंट को इन्होंने फिर रिपीट करा और साथ में एक मिंट का प्लांट रखा, मिंट प्लांट। अब जब मिंट का प्लांट रखा तो माइस भी हमारा जिंदा रहा और जो कैंडल थी वो भी जलती रही। और ये वाली प्रोसेस, इसमें अब कोई नहीं मरा। सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में कोई नहीं मरा, फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में कैंडल भी बुझ गई और माइस भी मर गया। फर्स्ट वाला जो हमारा ये था एक्सपेरिमेंट था, इसमें इन्होंने कोई भी प्लांट को नहीं रखा था, यहाँ पर मिंट प्लांट को रखा और मिंट प्लांट को रखने से कैंडल भी जलती रही और माइस भी जिंदा रहा। तो इस बात से इन्होंने, जोसेफ प्रिस्टले ने कंक्लूड किया कि एनिमल्स और जो बर्निंग कैंडल है वो जार के अंदर की जो एयर है उसको खराब कर रहे हैं। जो कैंडल है और जो माइस है ये जार के अंदर की एयर को खराब कर रहे हैं, जबकि जो मिंट है वो क्या कर रहा है, जो खराब एयर है उसको रिस्टोर कर रहा है, जिसकी वजह से जो माइस है और कैंडल है, माइस हमारा मर नहीं रहा और कैंडल हमारी बुझ नहीं रही। तो यही लिखा है, ही ऑब्जर्व दैट द कैंडल बर्निंग इन ए क्लोज बेल जार गेट एक्सटिंग्विश्ड, सिमिलरली ए माउस सफोकेटेड इन द क्लोज जार। अगर क्लोज जार के अंदर कैंडल को जलाएं और माइस को रखें तो कैंडल भी बुझ जाएगी और माइस भी मर जाएगा। और इससे पता चला कि जो एनिमल्स हैं और जो बर्निंग कैंडल है वो एयर को खराब कर रही है और इस वजह से वो एयर हमारी खराब होने की वजह से ये दोनों मर गए। बाद में इन्होंने इसी बेल जार के अंदर एक मिंट प्लांट को रख दिया, जिससे कि क्या हुआ कि जो मिंट प्लांट है
इन्होंने हाइपोथेसिस दी कि मिंट प्लांट जो है वो रिस्टोर करते हैं एयर को, उस एयर को जो एयर खराब कर दी थी एनिमल्स ने और बर्निंग कैंडल ने। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है एक्सपेरिमेंट बाय जैन इनगेनहोस। तो जैन इनगेनहोस का जो एक्सपेरिमेंट है जो कि 1730 से 1799 के बीच में इन्होंने किया। जैन इनगेनहोस ने क्या किया कि जो जोसेफ प्रिस्टले वाला एक्सपेरिमेंट था उसी एक्सपेरिमेंट को एक बार डार्क में रखा और एक बार सनलाइट में रखा। जब उस एक्सपेरिमेंट को डार्क में रखा तो माइस मर गई और कैंडल भी बुझ गई, लेकिन अगर उसी एक्सपेरिमेंट को सनलाइट में करके रख रहे हैं तो माइस भी जिंदा है और कैंडल भी जलती रहती है। तो इन्होंने बताया कि जो जोसेफ प्रिस्टले वाला एक्सपेरिमेंट है, जिसमें जोसेफ प्रिस्टले ने बताया था कि जो एनिमल्स हैं और जो बर्निंग कैंडल है वो एयर की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं और जो प्लांट है वो एयर की क्वालिटी ठीक कर रहे हैं, एयर को प्यूरिफाई कर रहे हैं प्लांट। तो इन्होंने बताया कि प्लांट को एयर की क्वालिटी ठीक करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट जो है एयर को प्यूरिफाई नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से जो डार्क में रखने पर जो माइस था और जो हमारा माइस था और जो कैंडल थी वो दोनों बुझ गए। इसके साथ इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करा जिसमें उन्होंने एक्वेटिक प्लांट का यूज़ किया। इस प्लांट में एक्वेटिक प्लांट का यूज़ करके उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एक ऐसे जार लिया, इसके अंदर पानी भरा। एक्वेटिक प्लांट जो पानी वाला प्लांट है हमारा, जो पानी के अंदर रहते हैं प्लांट, और इसके अंदर एक एक्वेटिक प्लांट इसके अंदर लगा दिया। ये हमारा ग्रीन कलर का एक्वेटिक प्लांट इसके अंदर लग गया। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने सनलाइट के अंदर रख दिया और देखा कि जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, बस जो ग्रीन पार्ट है, ये वाला पार्ट ग्रीन नहीं है, बीच वाला साइड वाला पार्ट ग्रीन है, जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का वहां पर ऐसे बबल बनने स्टार्ट हो गए। और बाद में पता चला कि ये बबल किस चीज के थे, ऑक्सीजन के बबल थे। तो इससे पता चलता है कि जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, बस वही ऑक्सीजन को निकाल सकता है अपने अंदर से, ऑक्सीजन को इवोल्व कर सकता है। तो बाद में पता चला कि ये जो बबल थे वो ऑक्सीजन के थे, और इससे पता चलता है कि ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट रिलीज O2, जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का वही O2 को रिलीज करता है। अगला एक्सपेरिमेंट आता है हमारा एक्सपेरिमेंट बाय जूलियस वोनसैक 1854। जूलियस वोनसैक ने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बताया कि जो ग्लूकोज है, जब प्लांट अपने अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट के अंदर ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो बनेगा तो ग्लूकोज, लेकिन वो स्टोर होगा स्टार्च की फॉर्म में। दूसरी चीज उन्होंने बताई, जो ग्रीन कलर की चीज है प्लांट के अंदर वो क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल हमारा प्लांट के अंदर एक स्पेशल बॉडीज होती हैं जिनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर की चीज होती है जिसको हम क्लोरोफिल बोल रहे हैं। वो ग्रीन कलर की चीज प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। ओके, तो ग्लूकोज इज मेड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट ओनली। जो ग्लूकोज है वो बस ग्रीन पार्ट जो है प्लांट का, जो कि ग्रीन पार्ट क्या है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहां पर मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो ग्लूकोज बनता है जब प्लांट ग्रो करते हैं तो वो ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। ग्लूकोज बस ग्रीन पार्ट ही बना सकता है प्लांट का, जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का वही बस ग्लूकोज को बनाता है। इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है एक्सपेरिमेंट बाय T.W. एंगलमैन 1843-1909 में। T.W. एंगलमैन ने हमारा एक्सपेरिमेंट किया था क्लाइडोफोरा के ऊपर। ये ग्रीन एल्गी है। इन्होंने एक ग्रीन एल्गी को लिया, यहां पर देखो कि एक प्लेट ली, इस प्लेट के अंदर ऐसे ग्रीन एल्गी इन्होंने ग्रो करा दी। ये रेड कलर की इतनी बड़ी एक प्लेट है। इस प्लेट के अंदर यहां पर ग्रीन एल्गी डाल दी पूरी प्लेट के ऊपर, और यहां पर अब सनलाइट डाली, सनलाइट आई यहां से, और सनलाइट प्रिज्म के अंदर डाली, और प्रिज्म के अंदर जाने के बाद सनलाइट 7 कलर में स्प्लिट हो गई और विबग्योर बन गया। वही सेम जैसे विबग्योर, विबग्योर बन गया। जैसे प्रिज्म से लाइट को, सनलाइट को पास कराते हैं तो सनलाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। और जो ये जो हमारी प्लेट है, इस प्लेट पर एक एल्गी ग्रो कर रही है, उस एल्गी का नाम है क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा एक ग्रीन एल्गी है। यहां पर ये ब्लू रीजन आ रहा है, यहां पर रेड रीजन आ रहा है। इतना इन्होंने काम किया। क्लाइडोफोरा को एक प्लेट के अंदर ग्रो कराया
और उस प्लेट के अंदर एल्गी डाली, एल्गी का नाम क्लाइडोफोरा, और उस प्लेट पे जो सनलाइट आ रही है वो डायरेक्टली सनलाइट नहीं आ रही, उस सनलाइट को उन्होंने पहले स्प्लिट कर दिया 7 कलर्स में, फिर वो 7 कलर वाली लाइट इस प्लेट पर पड़ रही है। अब इस प्लेट के अंदर उन्होंने एक चीज और डाल दी, उसके साथ एरोबिक बैक्टीरिया और डाल दिए। क्या डाला? एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया क्यों डाले? एरोबिक बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? एरोबिक मतलब जो कि ऑक्सीजन का यूज करते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया डालने से फायदा क्या हुआ कि इन्हें पता चल गया कि किस जगह पर ऑक्सीजन बन रही है। जिस जगह पर ऑक्सीजन ज्यादा बनेगी उस जगह पर एरोबिक बैक्टीरिया भी ज्यादा होंगे, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और ये ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट अपने अंदर से ऑक्सीजन निकालेगा, और ऑक्सीजन निकाल के जिस जगह पर ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी उस जगह पर ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। पूरे एक्सपेरिमेंट करने का मकसद ये था कि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जो ऑक्सीजन निकल रही है ग्रीन प्लांट से, वो कौन सी लाइट में ज्यादा निकल रही है, ब्लू वाली में, क्या रेड वाली में, क्या ऑरेंज वाली में, क्या ग्रीन वाली में। इसे पता करने के लिए एक क्लाइडोफोरा नाम की जो ग्रीन एल्गी है उसको एक प्लेट में करा, और उसके साथ साथ एरोबिक बैक्टीरिया भी उसके अंदर डाल दिया, और सनलाइट को स्प्लिट कर दिया 7 कलर्स में। तो एक साइड पर तो यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट पड़ रही है और एक साइड पर रेड कलर की लाइट, बीच में हमारी ऑरेंज भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, और अलग अलग ये सारी लाइट पड़ रही है। तो एरोबिक बैक्टीरिया डाले। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया उस जगह पर ज्यादा होंगे जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगी। तो देखने से पता चला कि बैक्टीरिया किस जगह पर सबसे ज्यादा हैं, तो रेड वाले रीजन में और ब्लू वाले रीजन में। रेड वाले रीजन और ब्लू वाले रीजन में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया थे, सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया थे। तो इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि रेड वाले रीजन में और ब्लू वाले रीजन में सबसे ज्यादा O2 हमारी निकल रही है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इवोल्व हो रही है। और इसी के बेस पर इन्होंने एक हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया। एक्शन स्पेक्ट्रम हम आगे पढ़ेंगे, ये एक टाइप के ग्राफ होते हैं। एक साइड हम वेवलेंथ लेते हैं, एक साइड ऑक्सीजन कितनी इवोल्व हो रही है, किस रीजन में इवोल्व हो रही है। आगे हम इसको एक्शन स्पेक्ट्रम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो TW एंगलमैन में याद रखना है कि इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया, और इन्होंने बताया कि ब्लू रीजन में और रेड रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है और सबसे ज्यादा वहां पर ऑक्सीजन निकलती है। इसलिए ब्लू रीजन में और रेड रीजन में हमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। ओके। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मिडल में हमें पता चल चुका था कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और वाटर का यूज करते हैं अपने अंदर। लाइट का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का यूज करते हैं, और इसका यूज करके वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया फोटोसिंथेसिस का, वो फॉर्मूला था CO2 प्लस H2O। इसके बाद लाइट एनर्जी यहाँ पर आई और इससे बन गया हमारा ग्लूकोज, जो कि है C6H12O6। इसके साथ ऑक्सीजन भी निकल गई। हमने क्या सोचा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, जिससे कि ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। हमने यहाँ पर देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिल गया। तो ये जो हमने ये वाले जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में क्या सोच रहे हैं हम कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल रही है। हमने ऐसा फॉर्मूला सोचा था स्टार्टिंग में, मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में हमने फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला सोचा था कि जो ऑक्सीजन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2O मिल जाता है, जिससे कि ग्लूकोज बन जाता है और वाटर बन जाता है। यहाँ पर 6 लगाएं तो हमारा फॉर्मूला हमारा ग्लूकोज का हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर एक इंपेरिकल फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। ये चीज़ कार्बोहाइड्रेट को दिखा रही है। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज को ये चीज़ दिखा रही है। तो शुरू में जो हमने फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला बनाया वो बनाया CO2 प्लस H2O। CO2 और H2 आपस में मिल जाते हैं, जबकि CO2 के पास से ऑक्सीजन निकल जाएगी। CO2 के यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगी, ये वाली ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई, निकल के ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई। अब बचा क्या? CH2O। क्या बचा? CH2O। ये वाला हमने फॉर्मूला बनाया। इस फॉर्मूले को अगर बैलेंस करें तो कार्बन हमने 6 ले लिए, तो यहाँ पर हो गया C6H12O6 और H भी हमने 6 ले ली। C6H12O6 कार्बन हमारे ये भी हमारे 6 हो गए। तो स्टार्टिंग में जो हमने फॉर्मूला सोचा था वो ये फॉर्मूला सोचा था फोटोसिंथेसिस का। हम सोच रहे थे कि जो ऑक्सीजन थी वो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, जबकि बाद में जाकर हमें पता चलेगा कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, वाटर से निकलती है। पानी का मॉलिक्यूल टूटता है जिससे ऑक्सीजन निकलती है।
और ये एक्सपेरिमेंट, ये हमें पता चलेगा जो अगला वाला हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें। जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं एक्सपेरिमेंट बाय कॉर्नेलियस वेन नील। जो वेन नील हमारे साइंटिस्ट थे 1897 से 1985 तक रहे ये। वेन नील जो है ये हमारे साइंटिस्ट, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर ये काम कर रहे थे। इन्होंने बताया कि जो हम नॉर्मल, जो अभी तक हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को यूज कर रहे हैं वो रिएक्शन गलत है। हम जो रिएक्शन यूज कर रहे थे वो कर रहे थे CO2 प्लस H2O, जिसमें से जो ऑक्सीजन होता है वो अलग निकल जाता है, O2 अलग निकल गया और साथ में बचता है हमारा CH2O। इन्होंने बताया कि जो तुम ऑक्सीजन निकालते हो CO2 से, वो असली में ऑक्सीजन CO2 से नहीं वाटर से निकलती है। और इस चीज़ को इन्होंने करके दिखाया क्योंकि इनके पास जो बैक्टीरिया था वो एक सल्फर वाला बैक्टीरिया था। तो सल्फर वाला बैक्टीरिया वाटर का यूज़ नहीं करता था, सल्फर का यूज़ करते था। इसमें क्या किया इन्होंने, H2S लिया, सल्फर को लिया और इसने CO2 के साथ रिएक्ट कराया और यहाँ पर इसे लाइट दी और यहाँ पर बना हमारा, यहाँ से सल्फर बाहर निकला और H2C, ये चीज़ हमारी यहाँ पर बनी, प्लस पानी भी यहाँ से बाहर निकला। तो ये चीज़ इन्होंने करके दिखाई। इन्होंने बोला कि हम पानी की जगह पर अगर सल्फर ले रहे हैं तो ऑक्सीजन निकल नहीं रही। अगर तुम्हारे हिसाब से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से ऑक्सीजन निकलती है तो इस रिएक्शन में भी ऑक्सीजन निकलनी चाहिए, लेकिन इस रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं निकल रही क्योंकि इस रिएक्शन में हमने यहाँ पर H2S लिया है, H2O नहीं लिया। अगर पानी की जगह पर हम सल्फर को लेते हैं, अगर सल्फर को लेते हैं पानी की जगह पे तो यहाँ पर सल्फर निकलता है, सल्फेट निकलता है, ऑक्सीजन यहाँ पर इवोल्व नहीं होती। इससे पता चलता है कि जो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ये H2O प्लस CO2 से बनता है C6H12O6, जो ये ऑक्सीजन O2। तो ये जो ऑक्सीजन निकल रही है ये वाली ऑक्सीजन CO2 से नहीं वाटर से निकलती है, क्योंकि अगर वाटर की जगह अगर हम सल्फर लें, H2S लें, तो यहाँ पर हमारी सल्फर निकलने लगेगी और सल्फर निकलने लगेगी। तो इससे पता चल रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ऑक्सीजन इवोल्व होती है वो CO2 की वजह से नहीं, वाटर की वजह से इवोल्व होती है। और बाद में इन्होंने इस इक्वेशन को करेक्ट किया और इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर लिया 12H2O, क्योंकि 6 CO2 निकल रहे हैं तो 12H2 लेंगे और इसको यहाँ पर लिखेंगे 6H2O। तो हमारी जो करेक्ट जो आती है हमारी इक्वेशन वो ये आती है फोटोसिंथेसिस की। हम लेते हैं 12H2O प्लस 6CO2, इससे बनता है हमारा C6H12O6 प्लस 6O2 और हमारे 6H2। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये करेक्ट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, जो कि बाद में रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ करके पता लगाया गया। तो ये हमारी इक्वेशन हमारी सही निकली। रेडियो आइसोटोप का यूज़ करके कैसे पता लगाते हैं कि बाद में रेडियो आइसोटोप्स की टेक्निक हमारी आ गई थी, जिसमें क्या हुआ कि H2S ये वाला जो ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन को हमने H2O वाले जो ऑक्सीजन है इस वाले ऑक्सीजन को हमने मार्क कर दिया था और बाद में पता चला कि जो ऑक्सीजन के अंदर जो ऑक्सीजन आ रहा है वो यही वाला ऑक्सीजन आ रहा है। इससे कंफर्म हो गया कि जो ऑक्सीजन इवोल्व होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर वो ऑक्सीजन वाटर से आती है, CO2 से नहीं आती। और ये किसने किया, हमारे वैन नील ने। तो प्लांट के अंदर जो H2O है वो हाइड्रोजन डोनर होता है। प्लांट के अंदर H2O टूट जाता है 2H+ में और हमारे O2 में, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन दे रहा है वो H2O दे रहा है और इससे ऑक्सीजन निकलती है। अगर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करें जिसमें H2O की जगह हम H2S लें, तो इन बैक्टीरिया में जो H2S है वो H डोनर है और इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलेगी क्योंकि इनके अंदर H2S यूज कर रहे हैं, हम H2O यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद जो ओवरऑल जो करेक्ट वाली रिएक्शन आई हमारी फोटोसिंथेसिस की वो ये थी। 6CO2 प्लस 12H2O लेते हैं, लाइट एनर्जी आती है जिससे C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। और ये वाली जो रिएक्शन थी इसको बाद में रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का यूज करके भी करेक्ट हमारा माना गया।
अब पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, साइट एंड पिगमेंट। जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, किस जगह पर होती है और उसके अंदर क्या क्या पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस होती है हमारी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है कि जैसे ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, और ये ग्रीन कलर का होता है। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीफ एंड अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जहां जहां पर क्लोरोप्लास्ट होता है, जहां जहां पर ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है वॉल ऑफ द मीजोफिल सेल। लीफ के अंदर एक स्पेशल तरह की सेल है जिनको बोलते हैं मीजोफिल सेल। उन मीजोफिल सेल्स की वॉल पर हमारा क्लोरोप्लास्ट जाके लगा होता है। वॉल पे जाकर वो क्यों लग रहा है, ताकि वो अच्छे से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। अगर वॉल पे लगा हुआ होगा तो सरफेस के ज्यादा करीब होगा और सरफेस पे सनलाइट पड़ेगी जिसको वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो मीजोफिल सेल में होता है और वो सनलाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि वो सनलाइट आगे हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस करने में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है। जैसे ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दे रखा है। इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में देखें तो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। पहले तो एक ये हमारी मीजोफिल सेल है। मीजोफिल की सेल की जो सेल वॉल है उससे बिल्कुल चिपक के होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल के पास क्यों है ये क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि सेल वॉल के पास होगा तो जो सन की लाइट है वो सबसे पहले इसको पड़ेगी। अगर बीच में होगा तो सन की लाइट सेल वॉल पे आकर लगेगी, पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगी। अगर अच्छे से सन की लाइट को लेना है तो क्लोरोप्लास्ट को बिल्कुल वॉल के पास होना चाहिए। ऐसे वॉल के पास लगे हुए होते हैं बहुत सारे हमारे क्लोरोप्लास्ट। अब एक क्लोरोप्लास्ट को हमने लिया। अगर एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होती है। एक तो आउटर मेम्ब्रेन, ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है इसको आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन हमारी अंदर वाली मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। यहां पे लिखा है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है हमारा पहले देखते हैं ग्रेना। ग्रेना क्या होता है कि जो थैलेकोइड्स हैं, ये ऐसे सिक्के जैसी जो चीजें दिख रही हैं, ये वाली, एक ये सिक्का, नीचे ये कोइन लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। जो कोइन लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं थैलेकोइड्स। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के बाद इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे कोइन लाइक स्ट्रक्चर है जिनको बोलते हैं थैलेकोइड्स। क्या है ये? थैलेकोइड्स। और एक जब बहुत सारे थैलेकोइड्स ऐसे आपस में चट्टा बना लेते हैं, एक पूरा स्टैक बना लेते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना क्या है? स्टैक ऑफ थैलेकोइड। एक थैलेकोइड, दो थैलेकोइड, तीन थैलेकोइड, चार थैलेकोइड, चार पांच थैलेकोइड आपस में मिलकर एक पूरा स्टैक बन गया, इसको बोलते हैं ग्रेना। और यहां पर जो खाली जगह बची इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। जो हमारे यहां पर मैट्रिक्स बचा, जो खाली जगह बची इसको स्ट्रोमा। और जो थैलेकोइड है, थैलेकोइड के अंदर की जो जगह है उसको बोलते हैं हम ल्यूमेन। थैलेकोइड के अंदर की जगह को ल्यूमेन बोलते हैं। इसको तुम ऐसे समझो, एक ये हमारी प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर ये हमारा मान लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल होगी, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होगी, ये मान लेते हैं सेल वॉल है, उसके बाद ये सेल वॉल है। चलो हम क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, छोड़ो उसको। क्लोरोप्लास्ट हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरा है हमारा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारा पूरी अंदर कैविटी बची इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर सिक्के जैसी चीजें हैं जिनको बोलते हैं हम ऐसे थैलेकोइड। एक सिक्के को बोलेंगे थैलेकोइड। और पूरा जो स्टैक है इन सिक्के का, इनको बोलते हैं हम ग्रेना, ग्राना। अब एक जो ग्रेना है वो दूसरे ग्रेना से ऐसे कनेक्टेड रहता है, इस लाइन को बोलते हैं हम स्ट्रोमा लैमेले। स्ट्रोमा लैमेले।
और इसके बाद जो थैलाकोइड है, थैलाकोइड के अंदर, जो ये थैलाकोइड के अंदर जो जगह बची, जो कि मैंने येलो येलो कलर से कर दी, इस जगह को बोलते हैं थैलाकोइड के अंदर की जो जगह है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर की जगह को तो स्ट्रोमा, और थैलाकोइड के अंदर की जगह को बोलते हैं हम ल्यूमेन। और इसके अंदर हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। अब फोटोसिंथेसिस जो होती है हमारी, वो हमारी इनमें जो दो रिएक्शन में होगी फोटोसिंथेसिस। एक तो लाइट रिएक्शन, दो स्टेप में होगी। पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन, सेकंड स्टेप आता है हमारा डार्क रिएक्शन। दो स्टेप में हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। लाइट रिएक्शन में हमें मिलता है जिसमें सनलाइट की जरूरत पड़ती है, वो होती है लाइट रिएक्शन। डायरेक्टली जिसमें सनलाइट की जरूरत पड़ती है, और इसमें हमें बनती है एटीपी और NADH, एटीपी एंड NADPH, ये बनता है हमारा लाइट रिएक्शन के अंदर। अगर डार्क रिएक्शन की बात करें तो वहां पर ATP और NADPH यूज होता है, और उससे बनता है हमारा ग्लूकोज, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। हमारे कंपाउंड जो बनता है वो डार्क रिएक्शन के अंदर बनता है। डार्क रिएक्शन कहां होती है? जो ये स्ट्रोमा है, इस जगह पर, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और अगर लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन हमारी होती है, जो फर्स्ट वाली है, वो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड्स। पहली जगह पर तो ये, दूसरी जगह पर लाइट रिएक्शन हो सकती है हमारी स्ट्रोमा लैमिला के अंदर। दूसरी जगह पर लाइट रिएक्शन हो सकती है ये जो स्ट्रोमा लैमिला है, इसके अंदर। तो पूरी बात क्लियर है हमारी। जो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है। इसके अंदर लाइट रिएक्शन होती है और डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इन दोनों को मिलाकर हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बनती है। लाइट रिएक्शन में हमें ATP मिलती है, NADPH मिलता है, और लाइट रिएक्शन में ही O2 भी निकलता है। ऑक्सीजन जो निकलती है वो लाइट रिएक्शन में ही निकलती है, और इसमें डायरेक्टली लाइट की जरूरत पड़ती है। दूसरी आती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में हमारा ग्लूकोज बनता है, जिसको प्लांट अपने फूड की तरह यूज करते हैं। डार्क रिएक्शन में लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि जो डार्क रिएक्शन है वो डार्क में हो रही है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर लाइट की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, जो कि ATP और NADPH, उसकी जरूरत पड़ती है। तो ATP और NADH का यूज करके ग्लूकोज बनता है। लाइट रिएक्शन से पहले ATP और NADPH बन जाएगा, फिर उस ATP और NADPH का यूज करके ग्लूकोज बनेगा डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन होगी स्ट्रोमा में, लाइट रिएक्शन होगी मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड में, और दूसरा हमारा पार्ट लाइट रिएक्शन हो सकती है स्ट्रोमा लैमिला में। लाइट रिएक्शन दो जगह, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड, दूसरा स्ट्रोमा लैमिला। अच्छा, दूसरी चीज मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड क्या है? ये जो थैलाकोइड है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर होती है लाइट रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन हमारी होती है स्ट्रोमा में, जो हमारा जहां पर आकर हमारा ग्लूकोज बनता है। ठीक है, यही सब चीज इसमें दे रखी है। ओके, जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, इससे लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, जिससे ATP बनती है और NADPH बनता है। इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन से हमें ATP मिलती है और NADPH मिलता है। और स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स होते हैं, जिससे कि डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन में CO2 का यूज होता है, और ATP का और NADH का। CO2 का यूज होता है, ATP प्लस NADPH, और प्लस यहाँ पर CO2 का तो यूज हो गई। ये ATP और NADPH कहाँ से आया? लाइट रिएक्शन में ये बना था। इन सब का यूज करके यहाँ पे बनता है हमारा ग्लूकोज। ये क्या है? हमारी डार्क रिएक्शन है, जो कि स्ट्रोमा के अंदर होती है। लाइट रिएक्शन हमारी मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड, और दूसरा स्ट्रोमा लैमिला के अंदर। स्ट्रोमा लैमिला वो जो कि दो थैलाकोइड को आपस में, दो थैलाकोइड को या फिर दो ग्रेना को आपस में ऐसे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, जो शुगर बनती है, शुगर मानी जो ग्लूकोज बनती है, वो हमारी कहाँ बनती है? डार्क रिएक्शन के अंदर बनती है। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली इसे सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर लाइट रिएक्शन ना हो तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगी। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये डार्कनेस में हो रही है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि ये लाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, इनडायरेक्टली ये लाइट के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो ATP और NADPH नहीं बनेगा, और ATP और NADPH नहीं बनेगा तो हमारी डार्क रिएक्शन नहीं होगी। क्योंकि डार्क रिएक्शन होने के लिए ATP और NADPH होना जरूरी है।
तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या पिगमेंट्स की जरूरत पड़ती है और लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, कैसे होती है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।